दोस्तों नमस्कार। इक्विटी डेरिवेटिव्स एनालिसिस 8 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो मॉक टेस्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर 6 ट्रेडिंग मैकेनिज्म पे। चलिए शुरू करते हैं। विच टाइप ऑफ क्लियरिंग मेंबर इज permitted to clear and settle trades for themselves with their clients as well as their trades of other trading members and custodial participants. Options: professional clearing member, authorized person, self clearing member, trading cum clearing member. तो यहाँ पे दोस्तों ट्रेडिंग मेंबर अपने और अपने क्लाइंट्स के अलावा अदर ट्रेडिंग मेंबर्स के भी सेटलमेंट को क्लियर कर रहा है। तो ये इसका ऑप्शन, इसका जो सही जवाब है वो है डी, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर। At which level in the trading member hierarchy is the permission to define exposure limits for different branches of the firm uniquely available? Branch manager, dealer, custodial participant, corporate manager. तो दोस्तों हायरार्की में तीन मेंबर होते हैं। कॉर्पोरेट मैनेजर टॉप पे है, फिर ब्रांच मैनेजर और फिर डीलर होता है लास्ट में। तो कॉर्पोरेट मैनेजर टॉप पे है तो उसको ये परमिशन है, कि वो डिफाइन करे एक्सपोजर लिमिट्स। तो कॉर्पोरेट मैनेजर इसका आंसर है क्योंकि टॉप पे है उस हायरार्की के। An order entered into the system that executes available matching quantity immediately and automatically cancels any remaining unexecuted portion is known as option day order, a stop loss market order, limit order, immediate और cancel order। तो डे ऑर्डर तो पूरे दिन रहेगा और मार्केट क्लोज होने के बाद वो कैंसिल होगा। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तभी, लिमिट ऑर्डर लिमिट प्राइस आएगा तभी ट्रिगर होगा। इमीडिएट और कैंसिल मतलब अभी तुरंत उसको एग्जीक्यूट कर लेगा, नहीं तो उसको कैंसिल कर देगा। तो डी ऑप्शन जो है वो सही जवाब है। How are unexecuted orders sequenced and is stored in the electronic trading order book when no immediate matching is found? Options: order size priority first, then price priority, or price priority first, then time priority, random queue assignment based on user ID, टाइम प्रायोरिटी फर्स्ट देन प्राइस प्रायोरिटी। तो दोस्तों प्राइस के बेसिस पे प्रायोरिटी डिसाइड होती है। पहले प्राइस चेक किया जाएगा और फिर टाइम चेक किया जाएगा। तो जो भी नियरेस्ट प्राइस होगा सबसे पहले, जो बिल्कुल मैच करेगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा प्राइस पे। तो प्राइस प्रायोरिटी फर्स्ट, बी ऑप्शन सही है। What is the continuous eligibility requirement regarding market-wide position limit (MWPL) for a stock to be introduced or retained in the equity derivative segment? Options are not less than 75 lakhs on a rolling basis, not less than 35 crores, not less than 500 crores, or 1500 crores on a rolling basis। तो चार ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका 1500 करोड़। लास्ट का डी ऑप्शन जो है, कि कम से कम 1500 करोड़ रोलिंग बेसिस पे होना चाहिए तो आपको ये एलिजिबिलिटी आप इसका सेटिस्फाई कर पाते हो। If an existing stock fails to satisfy the continuous derivative eligibility criteria for 3 consecutive months, what action is taken regarding its contracts? ये किसी स्टॉक का कोई कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को 3 महीने तक लगातार सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्शन है: नो फ्रेश मंथ कॉन्ट्रैक्ट इज इशूड ऑन सिक्योरिटी, दैट स्टॉक इज बार्ड फ्रॉम डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग फॉर 5 years, all existing unexpired contracts are immediately terminated, no new strike prices can be added to existing contract month। तो 3 महीने तक अगर कंजिक्यूटिव 3 महीने तक अगर स्टॉक जो है सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो नया कोई अगला जो मंथ आएगा उस नए न्यू मंथ का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इश्यू नहीं किया जाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। Under the product success framework for single stock derivatives, what is the required single-sided average daily notional open interest during the review period? At least 500 crore INR, at least 1500 crore INR, 75 crore या 35 crore INR। तो दोस्तों फॉर सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव्स की बात हो रही है तो यहाँ पे 500 करोड़ का एटलीस्ट होना चाहिए, तो ही हम इतना डेली का ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए। To introduce derivatives contracts on a stock index, what minimum weightage of constituent stocks in that index must be individually eligible for derivatives
trading to introduce derivative contract on stock index. ठीक है, weightage of a particular stock ऑप्शन है एटलीस्ट 90%, एटलीस्ट 80%, 50% या 60%। दोस्तों एटलीस्ट जो मिनिमम वेटेज है वो 80% है। 80% मिनिमम वेटेज होना चाहिए stocks to be individually eligible for derivative trading. When defining eligibility for surrogate or pseudo index, what is the minimum required rolling correlation between the two indices over the previous 6 months? Options: at least 0.99, at least 0.80, at least 0.75, at least 0.90. तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 9.9। 0.9 होनी चाहिए एलिजिबिलिटी जो डिफाइन की गई है फॉर सरोगेट और स्यूडो इंडेक्स के लिए। When company announces a bonus issue in the ratio of 3:2, A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 2 है, what is the adjustment factor used to determine the new strike price and lot size? नया बोनस इशू डिफाइन अनाउंस किया गया कंपनी के द्वारा, तो नया स्ट्राइक प्राइस और क्या होगा, तो ऑप्शन से 0.67, 1.50, 2.50 या 5। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखना होगा आपको। जब भी कोई कंपनी बोनस इशू करती है तो आपको एक्स्ट्रा शेयर्स मिलते हैं, 3:2 के रेशियो में मिला है। तो A+3 मतलब 3+2 5 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2.5 इसका सही जवाब हो गया। Under what condition is a declared dividend categorized as an extraordinary dividend, requiring an adjustment to derivative strike prices? When dividend is equal to or above 2% of the market price of the underlying stock, whenever any interim dividend is declared by the board of directors, when dividend exceeds 5% of the face value of the underlying share, when dividend is below 2% of the market price of the underlying stock. तो क्वेश्चन है कि व्हाट कंडीशन इज डिक्लेयर्ड डिविडेंड कैटेगराइज्ड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड। तो इसका दोस्तों जवाब है पहला ए, व्हेन डिविडेंड इज इक्वल टू और अबव 2% ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड कहलाता है। On which trading date are adjustments for corporate actions executed on open derivative position? Open derivative positions है, तो ऑप्शंस हैं ऑन द लास्ट कम डेट आफ्टर द क्लोज ऑफ ट्रेडिंग आवर्स, ऑन द अनाउंसमेंट डेट ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन, ऑन द एक्स डेट आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स, ऑन द रिकॉर्ड डेट अनाउंस्ड बाय द कंपनी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दोस्तों, ऑन द लास्ट कम डेट आफ्टर द क्लोज ऑफ ट्रेडिंग आवर के बाद। What is the security transaction tax STT rate levied on the seller for the sale of an option in securities based on the premium value? 0.125%, 0.1%, 0.02%, 0.002%। तो इसका जवाब दोस्तों 0.10%। 0.1% जो है वो STT है फॉर सेलर ऑफ एन ऑप्शन। Which statutory trading charge is payable exclusively by the buyer's side in an equity future transaction? कौन से statutory trading charge हैं payable exclusively by the buyer side? Stamp duty, SEBI turnover fees, GST या STT? तो इसका जवाब है दोस्तों ए, स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी जो है वो पेबल है बाय द बायर साइड। What is the open interest for an option contract calculated in the exchange report? How is the open interest is calculated? Total trading quantity multiplied by the strike price, open position multiplied by the last available closing price of underlying asset, open positions multiplied by the last available closing price of the option contract, या total bid quantity minus total ask quantity। तो ऑप्शन बी है दोस्तों कि ओपन पोजीशंस, जितने भी ओपन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय द लास्ट अवेलेबल क्लोजिंग प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। ये है ऑप्शन इंटरेस्ट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का कैलकुलेट करने को। What threshold of orders per second classifies an algorithm as a high frequency algo requiring mandatory registration and unique exchange ID? Greater than 10 OPS, 100 OPS, 5 OPS और 50 OPS? तो इसका जवाब है दोस्तों ए,
10 ओपीएस से ज्यादा, मतलब 10 ऑर्डर्स पर सेकेंड से ज्यादा होगा तो एल्गोरिथम जो है उसको कैलकुलेट कर लेगा। What type of algorithm is defined as having unrevealed internal logic या black box and requires provider to register as research analyst? Execution algorithm, white box algorithm, low frequency algorithm, black box algorithm। तो ब्लैक बॉक्स एल्गोरिथम दोस्तों ये है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी देखिए ब्लैक बॉक्स आ गया है। तो इट इज दिस टाइप ऑफ एल्गोरिथम इज डिफाइंड एज हैविंग अनरिवील्ड इंटरनल लॉजिक। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRR ए प्लेटफॉर्म? प्राइमरी फंक्शन क्या है IRRA का प्लेटफॉर्म का? To allow investor to close open positions and cancel pending orders during trading member technical glitches, to execute block trades directly with the institutional custodial clearing members, to provide instant margin funding when client collateral falls below initial limits, to place high frequency algorithm arbitrage trades during volatility spikes. Primary function of the IRRA। तो ऑप्शन ए जो कह रहा है कि टू अलाउ इन्वेस्टर टू क्लोज ओपन पोजीशंस एंड कैंसल पेंडिंग ऑर्डर्स ड्यूरिंग ट्रेडिंग मेंबर टेक्निकल ग्लिचेस, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है IRRA का, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। ये within what maximum time frame must a stockbroker inform stock exchanges about after experiencing technical glitch in their electronic trading system? Immediately, but not later than 1 hour, within 14 days of the incident, within 75 minutes of impact, या within 24 hours of market close। तो दोस्तों ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है मेरा, टेक्निकल ग्लिच होगा तो मुझे तुरंत बताना पड़ेगा, नहीं तो उसका फायदा ही फिर क्या है, 24 घंटे बाद या कुछ घंटों बाद तो तुरंत पूरी ठीक हो सकता है चीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जो ये ट्रेड है मेरा, तो इसलिए इमीडिएटली बताना होगा इसको। तो ऑप्शन ए जो है कि 1 घंटे के अंदर इसको बता दीजिए, उससे ज्यादा लेट हो जाएगा तो टेक्निकली ग्लिच हो सकता है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए, बाद में कोई देख ना पाए उस ग्लिच को, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। Within how many days from the occurrence of technical glitch must a stockbroker submit a root cause analysis RCA report to the exchange? टेक्निकल ग्लिच हो गया, इन्वेस्टर ने, ट्रेडर ने उसको इन्फॉर्म कर दिया एक्सचेंज ब्रोकर को, ब्रोकर को रिपोर्ट देना है एक्सचेंज को, तो कितने दिन के अंदर? 1 डे, T+1, 7 डेज, 14 डेज, 30 डेज। तो दोस्तों 14 दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर, अंडर 14 डेज इसका RCA करके एक्सचेंज को देना होगा। इन द इवेंट ऑफ मेजर टेक्निकल आउटेज ऑन BSE, अब अगर एक्सचेंज में ही कोई टेक्निकल आउटेज हो गया तो which exchange acts as designated alternative trading venue under interoperability business continuity plans? अगर BSE में अगर कोई समस्या आ गई है तो अल्टरनेट ट्रेडिंग वेन्यू देना पड़ेगा, ये एक फीचर है हमारे पास। तो इंटरऑपरेबिलिटी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स के तहत कौन सा एक्सचेंज इसकी जगह ले लेगा अल्टरनेट? तो NSE है, MCX है, इंडिया INX है और MSC है। दोस्तों NSE जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, वो अल्टरनेट ट्रेडिंग वेन्यू बन जाएगा। A trader places a stop loss sell order for stock XYZ with trigger price of 95 and a limit price of 92. What happens when the market price breaches 95? तो ऑप्शन है, the order is automatically converted into immediate or cancel market order of 95. The order enters the market as a limit sell order at rupees 92. The order is immediately executed at 95. The order is rejected due to price risk variation. तो दोस्तों नॉर्मली स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर लगाते हैं हम सेल के लिए उस पर एक ट्रिगर प्राइस डालते हैं और एक लिमिट प्राइस डालते हैं। तो ट्रिगर प्राइस का क्या वैल्यू है यहाँ पे, उसका क्या मतलब है कि जैसे ट्रिगर प्राइस हिट होगा, ये जो ऑर्डर आपने लगाया था ये सिस्टम को में एक्टिवेट हो जाएगा कि मुझे इस ट्रेड को क्लोज करना है, और किस प्राइस पे क्लोज करना है? 92 रुपीज पे क्लोज करना है। तब तक ये ऑर्डर एक्टिवेट नहीं रहता है। तो
बी ऑप्शन जो है कि, तो ऑर्डर इंटर्स द मार्केट एज ए लिमिट सॉलिड और एट रुपीज 92, तब तक मार्केट में ये ऑर्डर ऐसे, मार्केट को पता नहीं है, सिस्टम को पता नहीं होता, जैसे ट्रिगर प्राइस ट्रिगर होगा तो एक्टिवेट हो जाता है। अंडर सेबी इनहेंस्ड डायनेमिक प्राइस बैंड फ्लेक्सिंग रूल्स, व्हाट पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड बिफोर a stock price band can be adjusted? 100 trades involving at least 2 institutional clearing members, 50 trades, 10 unique traders, and 3 brokerage firm on each side, 25 trades with 5 unique traders on both sides, 10 trades with 2 unique traders across 5 brokerage firms. तो ऑप्शन बी सही जवाब है, 50 ट्रेड्स, 10 यूनिक ट्रेडर्स एंड 3 ब्रोकरेज फॉर्म ऑन ईच साइड होने चाहिए। ये जो है पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है। Calculate the total trading cost for single lot index future sell trade with contract value of 8,75,000 given brokerage 0.03%, STT 0.02%, exchange fees है 0.002%, SEBI charges 10 रुपए per crore, IPFT charges ₹10 crore, GST 18% on brokerage plus exchange fees plus SEBI plus IPFT। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो चल एक्सेल पे चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं इसको। सबसे पहले जो है कि 875,000 ये मेरी वैल्यू हो गई। अब ब्रोकरेज कितना, पहले यहाँ पे ब्रोकरेज लिख लेता हूँ। रेज ब्रोकरेज है 875,000, ये तो मेरा फिक्स वैल्यू हो गया, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब ब्रोकरेज के लग रहा है इस पे 0.03%, मतलब इक्वल टू दिस इंटू 0.03%, ये ब्रोकरेज आ गया। तो 262 रुपये 50 पैसे आ गया। अब अगला है STT, इसकी भी कैलकुलेशन सेम तरीके से करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय STT कितना है, 0.02%, ये STT आ गया 175 रुपये। अब एक्सचेंज फीस है, एक्सचेंज फीस, तो ये आ गया इक्वल टू C1 इंटू कितना, 0.002%, यह आ गया 17.5। सेबी चार्जेस, सेबी के चार्जेस कितने हैं, सेबी के चार्जेस भी उसी वैल्यू पे लग जाएंगे, तो इक्वल टू C1 इंटू कितना है, ₹10 में 1 करोड़ पे है, लेकिन ये 1 करोड़ की वैल्यू नहीं है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसको हम करोड़ में चेंज कर लेते हैं। तो इसको करोड़ में चेंज करने के लिए, जैसे 8,75,000 है, तो ये हो जाएगा, ये मेरा आ गया इतने करोड़ की वैल्यू होगी इसकी। अब मैं करोड़ के लिए इसको यूज कर लेता हूँ, मैंने सिर्फ 1 करोड़ से इसको डिवाइड किया दोस्तों, इक्वल टू दिस वैल्यू इनटू सेबी का चार्जेस है 10 रुपए, तो 0.875 आ गया। अब जो तीसरे लाख आखिरी वो है क्या है, अब आईपीएफटी, आईपीएफटी की वैल्यू निकालनी है, सेम इसका भी कैलकुलेशन, ये भी 10 रुपए पर करोड़ पे है, तो इंटू 10 हो गया, ये हो गया। अब कह रहा है जीएसटी 18% है, किस पर, ब्रोकरेज प्लस एक्सचेंज फीस प्लस सेबी प्लस, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं कि जो सम आ रहा है कैलकुलेशन इक्वल टू ब्रोकरेज प्लस एक्सचेंज फीस प्लस सेबी और आईपीएफटी, सेबी प्लस आईपीएफटी, तो 281.75 इस पे जीएसटी देना है, जीएसटी कितना देना है, 18%, तो इक्वल टू
दिस इंटू 18%, ये आ गया 50 रुपए 71 पैसे। अब मुझे इन सबको जोड़ देना है। अब मुझे किसको किसको जोड़ देना है, इक्वल टू ब्रोकरेज प्लस एसटीटी प्लस एक्सचेंज फीस प्लस आपका सेवी का फीस आएगा प्लस आईपीएफटी आएगा और जीएसटी भी आएगा। तो 507 रुपए 46 पैसे। तो ये पहला ऑप्शन जो आ गया दोस्तों, ये सही जवाब है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कैलकुलेशन। आखिरी, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ स्लाइडिंग or symmetric price bands during intraday limit adjustment in derivatives? Options are to shift the lower price limit upwards and when the upper price band expands, preventing extreme one-sided movements, to halt option trading permanently for the remainder of session, to automatically convert limit orders into market orders, to increase margin requirements automatically during high volatility. What is the primary purpose of sliding price bands? तो ऑप्शन ए दोस्तों, to shift the lower price limit upwards and when the upper price band expand, preventing extreme one-sided movements. तो इस कारण से हम प्राइस बैंड को शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस चैप्टर भी क्लोज हुआ। धन्यवाद आप सभी को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन आंसर आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको दोस्तों एक भी क्वेश्चन ऐसा लगा जो आपने सीखा यहाँ पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं मुझे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ मैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।